एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है यहाँ पे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो आपकी जीत होगी। ये सिर्फ आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या होते हैं, एक बार हारने के बाद क्या सोचते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी जगह कोई दूसरा इंसान है, वो क्या सोचेगा, क्या हो गया, मैं एक बार हार गया लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोबारा, क्या पता मैं जीत ही जाऊं। तो दोबारा उसी किसी काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप नेगेटिव पर्सन के साथ रहोगे, वो आपको क्या कहेंगे, नहीं तू नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, वो काम करके दिखाना है। आइए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट्स देखे थे। उसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया था कि आपका फंडामेंटल राइट होता क्या है, और उसके अंदर हमने क्या देखा था, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट देखे थे। आज हम हमारे आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फंडामेंटल राइट है आपका, देखिए जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आपका जो मैंने आपको बताया था, ये किस में आता है, आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आपका। जिसके अंदर कौन से कितने से लेके कितने तक आर्टिकल है आपके, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इंक्लूड है। अब आज हम क्या करेंगे, इन एक एक आर्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है। और आपको मैं जितने ही आर्टिकल्स इतने डिटेल में पढ़ाऊंगे आपको, इतने तो आपको किसी ने पढ़ाए भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 12। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट आपके क्या होते हैं, ये क्लेम्स होते हैं इंडिविजुअल के। किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। कि अगर कोई भी इंडिविजुअल आदमी है या पर्सन है आपका, अगर उसके कोई भी राइट का हनन होता है, ठीक है, उसके कोई भी राइट है आपके, अगर स्टेट आपका उसका हनन करती है, तो उनके खिलाफ आपके क्या है, फंडामेंटल राइट है। और आप कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टेट है उसके अंदर कौन से मेंबर इंक्लूड है, कौन सी चीजें हैं जो आपकी स्टेट के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 12 है, ये आपकी स्टेट को डिफाइन करता है कि आपकी जो स्टेट है वो कौन सी है। देखिए करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 जो क्या करेगा, आपकी स्टेट को डिफाइन करेगा। द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग फंडामेंटल राइट। जो आपकी स्टेट है, जो टर्म है आपकी, ये कौन से प्रोविजंस में इंक्लूड होती है, देखिए। हैंस आर्टिकल 12 हैज डिफाइन द टर्म फॉर द प्रपोजेस ऑफ पार्ट 3। जो पार्ट 3 में क्या आपके फंडामेंटल राइट है, जिसके अगेंस्ट है, किसके, स्टेट के। कौन करेगा, आपका इंडिविजुअल करेगा। तो वो स्टेट है आपकी, उसमें कौन कौन इंक्लूड है वो देखिए। ए नंबर पर आपका है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स एंड यूनियन गवर्नमेंट। जो आपकी सेंटर लेवल पर जो सरकार है आपकी, वो जो आपकी पार्लियामेंट है, और कौन सा आपका जो एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेटिव होती है, और आपकी, ठीक है, ये हो गया आपका ए। और कौन इंक्लूड होगा आपका, और आपके स्टेट लेवल पे होंगे। ए तो ए में जो आपका है वो कौन सा आपका सेंटर लेवल पर है, और बी में आपका क्या है, ये स्टेट लेवल पर है। स्टेट लेवल पर कौन कौन, गवर्नमेंट और इसके लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एंड दैट इज एग्जीक्यूटिव आएगा आपका, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन आएगा आपके स्टेट लेवल का। सी में आपका क्या आएगा, ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इम्प्रूवमेंट्स ट्रस्ट एक्सेट्रा। जो ये आपके म्यूनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट है, बोर्ड्स हैं,
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, ये सब किसके पार्ट हैं? आपके स्टेट के पार्ट हैं। अगर ये आपके राइट्स का हनन करेंगे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डी पे देखिए, ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटी, जस्ट लाइक आपके LIC है, ONGC है, सेल है, एक्सेट्रा है, ये क्या आपकी जो बॉडी है आपकी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ हैं, ये भी आपके किसके अंदर आती हैं? आपके स्टेट के अंदर आती हैं। तो आर्टिकल 12 क्या है आपका? डिफाइन करता है कि स्टेट के अंदर आपकी कौन सी चीज़ें आएंगी। Thus, state has defined in a wider sense so as to include all its agency। जो स्टेट है ये आपका वाइडर टर्म में, देखिए कितनी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। It is the actions of these agencies that can be challenged in the court as violating the fundamental right। अगर जो स्टेट की कंसेप्ट, जो स्टेट की वाइडर टर्म है, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, अगर आपका ये क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगी, कोई भी आपका राइट है तो उसको अगर छीनेगी कोई भी स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, तो आप डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी है ना जो काम कर रही है किसके अंडर? स्टेट के अंडर कर रही है, तो वो भी किस में आएगी? आपका स्टेट में माना जाएगी अंडर आर्टिकल 12। आगे देखिए, सॉरी, अब आगे आता है आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 करते हैं आप। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए था कि स्टेट होती क्या है, स्टेट के अंदर आपका जो चीज़ें आती क्या है। फिर सेकंड वन आपको क्या पता होना चाहिए कि लॉ आपका क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ है आपका, लॉ आपका क्या होना चाहिए? देखिए, लॉ है आपका, ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी रिटन एंड क्लियर। आपका जो लॉ है वो क्या होना चाहिए? लिखा हुआ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। अगर किसी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आप ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है, ज़्यादा स्पीड पर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका क्या कर दिया जाएगा? चालान काट दिया जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ज़्यादा स्पीड, लेकिन इसमें क्या है? डिफाइन नहीं किया गया ना कि किस लिमिट से ऊपर आपकी ज़्यादा स्पीड मानी जाएगी। तो अगर कोई लॉ रिटन और क्लियर नहीं होगा तो सबको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कोई भी लॉ बनता है तो वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी रिटन एंड क्लियर होना चाहिए, ताकि सब उसको फॉलो कर सकें। देखिए, लॉ क्या है अब आपका? आर्टिकल नंबर 13 में आपकी डेफिनेशन है लॉ की। इसके अंदर ये नहीं बताया गया डायरेक्टली कि आपका लॉ होता क्या है। इसके अंदर क्या बताया गया आपका कि लॉ क्या नहीं है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, अगर आपका वर्ल्ड है जिसमें क्या है? सिर्फ एक ब्लैक एंड पिंक कलर है, आपके पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 कलर हैं, ठीक है, तो इन 2 कलर्स में से क्या बोला जाता है? अगर ऐसे बोल दिया जाए, अगर एक तो ऐसे बोलेगा कि पूरे वर्ल्ड में जो पिंक कलर है ना, एक तो हाफ तो उसका है पिंक, ठीक है, ये होगी आपकी पॉजिटिव डेफिनेशन। ये क्या बताता है कि पिंक ऐसा है। और क्या बोला दिया जाए कि आपका कह दिया जाए कि ब्लैक क्या है? आपका ब्लैक की डेफिनेशन दीजिए। अगर हम ये कह दें ना कि जो पिंक है ना वो क्या है? ब्लैक नहीं है, तो ये क्या होगी? आपकी नेगेटिव डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 13 आपका जो है लॉ को डिफाइन करता है। ये नहीं बताता कि लॉ होता क्या, ये क्या बताता है कि लॉ क्या नहीं है। तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? आपका लॉ होगा। तो आर्टिकल 13 में क्या होता है आपका? सिंपली मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट all laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void। In other words, it expressively provides for the doctrine of judicial review। ये क्या कहते हैं? कोई भी लॉ बना है आपका, ठीक है, वो क्या करे? अगर आपके फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है
कोई भी लॉ आपका बना है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर बोलता है ये चीज़। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो आपका आर्टिकल 13 है, तो इसके अंदर आपकी क्या है, जो आपका ये देखेगा नल एंड वॉइड कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जिसमें क्या होता है, कोई भी लॉ बना होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है कि वो आपके संविधान के हिसाब से बना भी है या नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा थ्रू पावर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 13 में कहीं पर भी ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि आप जुडिशियल रिव्यू, तो आप एग्जाम में कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू क्या है, डिफाइंड है। जो जुडिशियल रिव्यू है ये आपका फर्स्ट टाइम कब आया था, देखिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आपका फर्स्ट टाइम कब आया था, एक केस हुआ था मारबरी वर्सेस मेडिसन केस। कब हुआ था आपका ये, 1803 में, यूएसए में हुआ था आपका ये। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था, ये पावर आई थी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर वो क्या करेगी, लॉ को क्या करेगी, चेक करेगी कि वो आपके संविधान के हिसाब से बना भी हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है, जो ये आपका जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, ये वर्ड आपका आर्टिकल 13 में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, बस ये एक्सप्लिसिटली है। ठीक है, ये लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी लॉ आपका बनेगा जो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। तो कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखिए, Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void। कोई भी लॉ आपका बनता है अगर वो फंडामेंटल राइट को छीनता है तो वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब क्या है, ये लिखा नहीं गया है आपका। दिस पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 आएगा आपका, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आप, आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं आप, आर्टिकल 32 के हिसाब से जा सकते हैं। दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट है आपकी और हाई कोर्ट है, ये क्या कर देगी, कोई भी लॉ बना है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगी, गैर कानूनी कह देगी। ठीक है, किसके बेस पे, अगर वो लॉ आपका क्या कर देगा, फंडामेंटल राइट का हनन करता होगा तो। द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज बीन गिवन अ वाइड कनोटेशन सो एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए, जो आपका लॉ है ये किस किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट वन, परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, जो किसके ऊपर, जो ये लॉ है ये आपका किस किस के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, ये आपका, तो इसके अंदर क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर आपकी कोई भी लॉ बनाती है, तो वो क्या होगा, लॉ माना जाएगा। सेकेंड वन, टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या कर देते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, जो कि आपका 6 महीने तक लगता है। प्रेसिडेंट तो आपका आर्टिकल 123 के तहत लगाता है ऑर्डिनेंसेस की पावर है प्रेसिडेंट के पास, और जो स्टेट गवर्नर है आपका उसकी किसके तहत पावर है, आर्टिकल 213। थर्ड वन, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लाइक ऑर्डर है आपका, बाय लॉ कोई भी लॉ पास हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब आपके माने जाएंगे अगर ये आपके संविधान को के तहत नहीं बनी है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वोलेट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। फोर्थ वन, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ,
दैट इज अ कस्टम एंड यूसेज हैविंग फोर्सेज ऑफ लॉ। कोई भी कस्टम आपका कुछ भी अगर आपके फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है तो क्या हो जाएगा, वो इसके तहत लॉ की डेफिनेशन के अंडर आएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा अगर वो क्या करेगा, आपके फंडामेंटल राइट का हनन करेगा। तो does not only does not only a legislation but any of the above can be challenged in the courts as violating the fundamental right, hence can be declared as void। सिर्फ लॉ ही लेजिस्लेशन जो आपके जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, सिर्फ ये ही नहीं आती है, जो ये मैंने आपको चारों की जो बातें बताई हैं ये चारों आपकी इसी डेफिनेशन के अंडर आती है। और अगर ये फंडामेंटल राइट को वोलेट करेंगी तो आपको इसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फर्दर आर्टिकल 13 declares that a constitution amendment is not a law and hence cannot be challenged. However, Supreme Court held in Keshwanandi Bharti case 1973 that a constitution amendment can be challenged on the ground that it violates fundamental right that forms a part of basic structure of the constitution and hence can be declared as void। अभी मैंने चार चार आपको बताए थे कि ये लॉ के अंडर आते हैं। तो आर्टिकल 13 में और क्या लिखा हुआ है कि जो अगर आप कोई भी संविधान में संशोधन करते हैं, कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं आपके संविधान में, तो वो क्या होगा, लॉ नहीं माना जाएगा। तो वो आर्टिकल 13 के अंदर आएगा ही नहीं, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती है, ये कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका जो केशवानंद भारती केस आया था आपका 1973 में, इसने क्या कहा, जो आपका संविधान संशोधन है कैन बी चैलेंज, ये चैलेंज कर सकते हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड इफ इट वोलेट्स फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो किसके पार्ट हैं, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट को वोलेट करते हैं तो क्या कर देगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, किसके तहत, एज अ कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आगे क्या दिख रहा है आपको, ये टेबल है आपकी फंडामेंटल राइट एट ग्लांसेस कि मतलब राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 to 18 आता है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या करके। फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम, ये आपका आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। थर्ड वन आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका 25 से लेके 28 तक है। फिर आगे आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक आते हैं आपके। फिर आगे आपका आएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के तहत आती हैं आपकी। फिर आपका आता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ क्या है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है और कुछ क्या है आपके फॉरनर्स को भी अवेलेबल है। तो आपके जो कुछ आर्टिकल जो सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल है वो कौन से आपके, आर्टिकल नंबर 15 देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, आर्टिकल नंबर 15 जो सिटीजन्स को अवेलेबल है, आर्टिकल नंबर 16 और फिर आगे देखिए आपका जो ये आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 21 है। देखिए अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, आर्टिकल नंबर, ये जो आर्टिकल्स मैं लिख रही हूँ ये आपके क्या है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, बाकी किसको है, फॉरनर्स को भी है और आपके सिटीजन्स को भी है। आर्टिकल नंबर 15 बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में कि ये वाला आर्टिकल आपके सिटीजन्स को अवेलेबल है या नहीं है, या फॉरनर्स को है के लिए है भी या नहीं है। 19, 29 एंड 30 ये जो आपके आर्टिकल्स हैं अवेलेबल है किसको, अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया आपका। आगे देखिए अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 14। पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में। जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है ये क्या करता है, ये क्या कहते हैं, स्टेट shall
नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसके अंदर क्या कहता है, ये आपकी जो है, क्या ये आर्टिकल 14 की आपकी डेफिनेशन क्या है, ये नेगेटिव टोन में है। ये क्या कहता है, देखिए ये क्या कहता है, स्टेट शैल नोट, स्टेट शैल नोट, कि आपको ये नहीं करना है। स्टेट को कहता है कि स्टेट को ये चीज नहीं करनी है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आपकी जो इंडिया की टेरिटरी है इसके अंदर आपकी जो स्टेट है ये किसी को मना नहीं करेगी। दो कंसेप्ट आपके इसके अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन दोनों कंसेप्ट को। देखिए पहले हम देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है। एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी आपको, एक बार यहाँ पे लिखिए, नेगेटिव लैंग्वेज है इसकी। सेकंड वन, ये क्या आपका इंग्लिश लॉ है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है आपका। और क्या है इसके अंदर, लेक्स रेक्स है, जो मैंने कल आपको बताया था कि लेक्स रेक्स आपका होता क्या है। ओके देखिए अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। इक्वालिटी बिफोर लॉ को देखिए, इसकी जो है आपकी नेगेटिव लैंग्वेज क्यों बोली गई है। जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसको नेगेटिव लैंग्वेज क्यों बोली गई है। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, गन थी इनके पास और इन्होंने क्या कर दिया, फायर कर दी, और एक आदमी में क्या था, मर गया, ठीक है, ये डेड हो गया। और दूसरी तरफ एक बच्चा था जिसने गलती से अपने पापा की गन उठाई और उसकी मम्मी को मार दिया, ठीक है। गलती से लगाए, ये उसने सोचा कि ये खिलौना, ये वैसे ही कर रहा था, क्योंकि जैसे आजकल हम मूवीज में देखते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं। तो वैसे ही इस बच्चे ने देखा, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि ये खिलौना है आपका, तो इसने गलती से अपनी मम्मा के ऊपर चला दिया इसे। तो अगर हमारा जो कोर्ट है, जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, इस कंसेप्ट के तहत क्या बोलेगा कि दोनों को सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने भी एक आदमी को मार दिया और इसने भी एक आदमी को मार दिया, ठीक है। तो दोनों को जो आपका कोर्ट है तो उनको क्या करेगा, दोनों को सेम पनिशमेंट देगा। तो ये कंसेप्ट होता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी ना, ये तो बाय चांस हुआ था, ठीक है। तो फिर ये क्या बोला जाता है आपका, ये नेगेटिव कंसेप्ट है, नेगेटिव लैंग्वेज का है ये आपका। तो इसको क्या बोला गया आपका, नेगेटिव कंसेप्ट, क्योंकि ये नहीं देखता कि बच्चे की क्या गलती थी, तो उसने जानबूझ के तो नहीं किया था, इनको तो पूरी पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपका बच्चा है इसने तो बाय चांस कर दिया था, ठीक है। तो फिर आगे देखें और क्या होगा। इस ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी डन इन द आइज ऑफ लॉ बेस्ड अपॉन द स्टेट एंड पोजीशन। जो आपका लॉ है ये इसके सामने सारे क्या है, बराबर है, बराबर है, ये नहीं देखेगा कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ठीक है। ये आपका ये कंसेप्ट हो गया। ये जो आपका कंसेप्ट है ये क्या है, इंग्लिश लॉ से, ये हमने इंग्लिश लॉ से लिया गया है। और क्या इसके अंदर, लेक्स रेक्स है, इसके अंदर क्या बोला गया था, लेक्स रेक्स मैंने आपको बताया था,
लेक्स रेक्स, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था, लॉ क्या है, सुप्रीम है। जैसे इंडिया का संविधान सुप्रीम है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए आपके संविधान को चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कल से हम डिक्टेटरशिप करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, ठीक है। जो उनका मन करेगा वो नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आपका लॉ सबसे ऊपर होगा। आगे देखिए, ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट। सेकेंड वन देखिए आपका जो कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके अंदर क्या होगा आपका, ये जो आपका कंसेप्ट है, जो आपका क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या था, वो आपका नेगेटिव कंसेप्ट था। और आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है आपका, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, पॉजिटिव लैंग्वेज है इसकी। जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ था वो क्या कहता था, डू नॉट डिस्क्रिमिनेशन शैल बी डन इन आइज ऑफ लॉ, कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है आपका, डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, कि आपको क्या करनी है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। ये जो आपका कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए के लॉ से लिया गया है। और जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो कहाँ से लिया गया था, आपका इंग्लिश लॉ से लिया गया था। अब देखिए, जो आपका ये कंसेप्ट है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, ये क्या कहता है आपका, ये कहता है, मान लीजिए हमें रेस करनी है, ठीक है, ये आपका गोल है, ये बॉय है और ये आपकी गर्ल है। देखिए ये आपका ट्रैक है। तो हम क्या देखते हैं, पहले हमारे संविधान आने से पहले हम क्या देखते हैं, जो गर्ल थी तो इसके साथ क्या होता था, पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। गर्ल को सारी पावर्स नहीं होती थी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी हमारी। तो हम क्या देखते हैं, तो गर्ल्स क्या थी, पीछे रह गई थी। ये जस्ट एग्जाम्पल आपका, इससे समझिए। देखिए, तो हम क्या देखते हैं, बॉय तो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, और जो आपकी जो गर्ल है वो पीछे से स्टार्ट करेगी, क्योंकि इसको पहले क्या थी, इतनी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी लानी है गर्ल्स के लिए, या फिर कोई भी आपका वीकर सेक्शन है, ताकि उनको क्या मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो भी रेस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो हमारा एम क्या है, हमारा जो संविधान है उसका एम क्या आपका, देखें, एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसका एम क्या है। देखिए, हमारा जो संविधान है ना, ये नहीं कहता कि सबको आप इक्वल ट्रीट करिए। हमारे जो संविधान का पूरा जो असली एम है वो क्या है आपका, टू अचीव मैक्सिमम इक्वालिटी। मैक्सिमम इक्वालिटी कैसे, अगर लड़की को अपॉर्चुनिटी दे दी गई तो वो क्या करेगी, बॉय के बराबर में दौड़ेगी, तो उसको क्या हो जाएगा, ताकि वो क्या होंगे, बराबर पहुंच सकें। तो क्या होगा, हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम इक्वालिटी लानी है। अगर कोई वीकर सेक्शन है, या कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं उनको आगे लाने के लिए, ताकि हमारे जो संविधान का एम है कि हमें क्या करना है, ओवरऑल पूरी हमें क्या करनी है, इक्वालिटी लेके आनी है। तो आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्या आपका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आगे देखिए, पीडीएफ से रीड करते हैं इसको।
देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14 एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। Article 14 says that state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India. Article 14 आपका क्या कहता है कि स्टेट क्या करेगी, नोट डिनाई, किसी को मना नहीं करेगी क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो मैंने आपको अभी बताया ये कहाँ पर लागू होगा, आपका विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपकी जो इंडिया की जो टेरिटरी है ये इसी के ऊपर लागू होगा। दिस प्रोविजन कन्फर्म्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फोरनर्स, जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है ये सबके ऊपर लागू है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 14 किसके अंदर नहीं है, सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, ये किसको अवेलेबल है, फॉरनर्स को भी अवेलेबल है। आगे देखिए, मोर ओवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन लाइक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर type of legal person. The concept of equality before law is a British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from American Constitution. यही मैंने आपको भी बताया था, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया, आपका ब्रिटिशर से लिया गया, ये आपका इंग्लिश कंसेप्ट है। और जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द फर्स्ट कंसेप्ट कनोट्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन। ये कहता है कि आप किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। जैसे कि देखिए, अभी आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, अभी क्या है, शाहरुख खान का जो लड़का है उसके ऊपर केस हुआ है ना, ड्रग वाला केस, ड्रग्स लेता था वो, तो उसके अंदर अगर एक तो एक सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या हो जाए, एक नॉर्मल इंसान आ जाए, ठीक है, कोई नॉर्मल बच्चा आ गया, किसी गरीब का बच्चा है, एक तो गरीब का बच्चा हो और एक शाहरुख खान का लड़का है, तो जो शाहरुख खान का लड़का है उसको कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं मिलेंगे। आपका जो आपका कोर्ट है उसके सामने सारे क्या है, इक्वल है। आगे देखिए, किसी को भी कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। बी द इक्वल सब्जेक्शन टू ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ कोर्ट, कोई भी कोर्ट आपकी ऑर्डिनरी लॉ है ये भी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ, कि आपका जो लॉ है वो क्या है, सुप्रीम है आपका, इसके सामने ये नहीं देखा जाएगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, कोई हाई पोजीशन पे है या फिर लो पोजीशन पे, कोई ऑफिस में काम करता है या नहीं करता है। द सेकेंड कंसेप्ट ऑन द अदर हैंड, जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये बताया गया है आपका। फिर सेकेंड कंसेप्ट जो आपका ऑन द अनदर हैंड, जो आपका क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या कहता है आपका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है आपका, ए द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड द लाइबिलिटीज इम्पोजेज बाय द लॉ। ये क्या कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, लाइक को आप इक्वली ट्रीट करेंगे और जो अनइक्वल है उनको क्या करेंगे, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बी द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ठीक है, दस ये वही बताया गया है कि लाइक को आप क्या करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। सी द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो आपके लाइक हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसके अंदर क्या होगा, जो लाइक में एक ही, अगर बॉयज बॉयज हैं उनके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गर्ल्स गर्ल्स हैं उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि क्या हमें क्या करना है, मैक्सिमम इक्वालिटी लेके आनी है। दस द फॉर्मर इज द नेगेटिव कंसेप्ट वाइल द लेटर इज द पॉजिटिव कंसेप्ट। मैंने अभी आपको बताया था जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो क्या है, आपका नेगेटिव कंसेप्ट है, और जो क्या है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, आपका पॉजिटिव कंसेप्ट है। ठीक है, आगे देखिए, हाउ एवर बोथ ऑफ देम एम एट एस्टेब्लिशिंग द इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। इन दोनों का जो मेन एम है वो क्या है आपका, हमें क्या करना है, इक्वालिटी लेके आनी है, सबको क्या मिले, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और जस्टिस मिले सबको। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां पर इक्वल एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, जहां पर इक्वल और अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा वहां पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट्स ट्रांजेक्शन बाय द लॉ, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी।
artificial or evasive. Rather, it should be based on the intelligible differential substantial distinction, जो मैंने अभी आपको ये सब बताया था, ठीक है, कि जो गर्ल्स को आगे लेके आना है तो आप क्या कर सकते हैं, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आगे देखिए ये हो गया आपका। आगे देखिए रूल ऑफ लॉ, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, जो आपका किस में, आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ में आता है, ये क्या है आपका, एवी डाइसी का कंसेप्ट है। ये किसका, आपका ब्रिटिशर्स का है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। ये क्या कहता है कि कोई भी, किसी ने क्राइम कर दिया तो क्या होगा, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो कौन देगा, आपका लॉ देगा। ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया कि कोई भी जनता मिलके, 4-5 लोग मिलके उनको क्या कर दें, उसको मार दें, तो ये लोग उनको पनिशमेंट नहीं देंगे। आपका जो पनिशमेंट देगा वो कौन देगा, आपका लॉ देगा। फिर दूसरा कंसेप्ट है आपका एवी डाइसी का, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स। जो मैंने आपको बताया था इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला जो कंसेप्ट है, ये भी किसका, एवी डाइसी का है, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। देखिए the primacy of the rights of the individual, that is constitution is the result of the rights of the individual as defined and enforced by the courts of law rather than the constitutions being source of individual right। जो आपका क्या, ये राइट ऑफ द इंडिविजुअल क्या है, डिफाइंड है, इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जो इंडिविजुअल्स को राइट मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट, ये कौन देखेगा, आपका संविधान देखेगा, ठीक है, बिंग रादर देन द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। ओके, द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम। जो आपके एविडाइसी के 3 कंसेप्ट है, इनमें से फर्स्ट और सेकंड आपके क्या है, इंडिया में एप्लीकेबल है। इन इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। हमारा जो राइट्स हैं ये किसने दिए हैं, हमारे संविधान ने दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज एम्बोडिड इन द आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका रूल ऑफ लॉ है, ये क्या आपका बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा आपके संविधान का, तो इसको क्या कर सकते हैं, आपकी सरकार उसको क्या कर सकते हैं, उसको छेड़ नहीं सकते। कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा इसको वोलेट करेगा। हैंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एनी अमेंडमेंट। कोई भी अमेंडमेंट भी हो जाएगी ना, तो भी आपका आर्टिकल नंबर 14 क्या होगा, इसका हनन नहीं होगा। एक्सेप्शन है आपके जो ये इक्वालिटी वाला है, द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, इसको अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर एक्सेप्शन टू इट, दीज आर मैंशन बिलो। जो आपका प्रेसिडेंट, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, इंजॉइंग द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। जैसे मैंने आपको बताया था अंडर आर्टिकल 361 आपके जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर हैं, जब ये काम करेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, तो इनके ऊपर कोई भी कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती है कि आपने ये वाला काम क्यों किया है। सेकेंड वन, no criminal proceeding shall be instituted or continued against the president and governor in any courts of his term office। ठीक है, तो जो आपका प्रेसिडेंट है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने अकॉर्डिंग, और जब वो अपनी ड्यूटी करेंगे तो कोर्ट्स क्या है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं चलाएगी। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब प्रेसिडेंट और गवर्नर आपका ऑफिस के टाइम पर हैं, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता और जेल में भी नहीं भेजा जा सकता। फोर्थ वन, नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर्स बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय हिम हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस अंटिल हिज एक्सपायरेशन ऑफ 2 months आफ्टर नोटिस। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलानी है, कोई भी कार्यवाही चलानी है आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, तो आपको 2 month का नोटिस देना पड़ेगा उनको पहले ही। फिर सेकंड वन देखिए, नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन और इन न्यूज़पेपर। कि आप न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके अंदर जो पब्लिकेशन हुई है उसके खिलाफ भी आपका कोई केस नहीं होगा, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी ट्रू रिपोर्ट होनी चाहिए। वो आर्टिकल एक इसके अंदर आता है आपका, आर्टिकल 361 के ए के अंदर।
Third one, no member of the parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament or committee thereof। कि कोई आर्टिकल 105 है आपका, ये भी एक्सेप्शन है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर। ये क्या कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट में है, मेंबर है, इनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी ऑफ एनीथिंग सेड और वोट, कि अगर वो कुछ भी पार्लियामेंट में कहते हैं या किसी के भी अगेंस्ट में वोट देते हैं तो इनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। आगे देखिए फोर्थ वन, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि ये पार्लियामेंट पे लागू होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी लागू होता है अंडर आर्टिकल 194 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए 51 आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। जो आपका आर्टिकल 31C हम जब डिटेल में देखेंगे वो भी क्या आपका एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 14 के ऊपर। इट प्रोवाइड्स दैट लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द DPSP बी 39 का जो बी और सी है आपका, ये क्या है, चैलेंज नहीं हो सकता है on the ground that they are violating article 14 of the supreme court and where article 31C becomes in article 14 goes out। जहां पर आपका article 31C लग जाएगा वहां पर article 14 आपका चला जाएगा। ये हम डिटेल में देखेंगे तब करेंगे। सिक्स्थ वन, द फॉरेन sovereigns rulers ambassadors and diplomats enjoy immunity from criminal and civil proceeding। जो आपकी एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, कोई बाहर की कंट्री की कोई भी एम्बेसी आके इंडिया में रहती है, अगर वो कुछ भी गलत करती हैं तो क्या होगा आपका, उनके खिलाफ इंडिया वाले क्या कर देंगे, कोई भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो कौन करेगा, उनकी खुद की कंट्री करेगी। आपका जो ये कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, पर्सना पर्सना नॉन ग्रेटा बोलते हैं इसको, ठीक है, इस कंसेप्ट को। सेवंथ वन, द यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जो आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये और उसकी एजेंसीज हैं वो इंजॉय करते हैं आपका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो आपके आर्टिकल नंबर 12, 13 एंड 14 आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पीडीएफ्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है पूछ लेना आप, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और आप सजेशन दे देना कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि कोई भी कमी होती है तो मैं उसको क्या कर सकूँ, सुधार सकूँ। थैंक यू।